ओके, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। अब शुरू करते हैं हमारा कच्छप यंत्र। और उसी के अंदर कच्छप यंत्र वैसे कल पूरा हो गया था। बस उसका श्लोक समझना बाकी था और कुछ टर्मिनोलॉजी उसके अंदर है, तो वो समझने की थोड़ी कोशिश की थी हमने। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। हो सकता है भारत प्रकरण पूरा पूरा हम पढ़ लेंगे, तब तक में पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जारण गर्भद्रुति, ये सत्वपातन, ये काफी सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो धीरे धीरे समझ में आएगा। और अभी हम हमारे श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो बताया है, जलपूर्ण पात्र मध्ये दत्वा घटखरपरम सुविस्तीर्णम। तो जलपूर्ण पात्र फोटोग्राफ में हम देखेंगे सबसे नीचे रखा है, जलपूर्ण पात्र मध्य। तो पहले तो सबसे पहले नीचे, सबसे नीचे शुरू किया था हमने ये कच्छप यंत्र समझते के वक्त भी। तो सबसे पहले नीचे है जलपूर्ण पात्र, एक ऐसा पात्र जो पानी से भरा हुआ है। फिर है जलपूर्ण पात्र मध्य, उसके बीच में दत्वा यानी कि वहां पे देना है या रखना है घट खरपरम। खरपर जो है वो वैसे तो एक मिनरल है खरपर, लेकिन उसका कलर जो है मिट्टी का जैसा ही होता है। जो रेड कलर की मिट्टी रहेगी उसी का जैसा उसका कलर होता है। तो यहाँ पे हम मिट्टी का घड़ा समझेंगे, लेकिन घड़ा सिर्फ घड़ा नहीं लेना है, घट यानी कि घड़ा, लेकिन सिर्फ घड़ा नहीं लेना है, सुविस्तीर्णम। वो घड़ा ऐसा होना चाहिए जो ऊपर से बहुत ही फैला हुआ चौड़ा हो। तो ऊपर से जो है वो घड़े के जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, घड़े का मुंह तो काफी सिकुड़ा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो काफी चौड़ा फैला हुआ ऐसा इसका मुंह रहेगा। तो स्पेशली बनाना पड़ेगा हमें ऐसा एक पात्र। तद ऊपरी बिड़ मध्यगतः स्थाप्य सुतः कृतः कोष्ठ्याम। तो अभी यहाँ पे एक शब्द है कोष्ठ्याम, यानी कि कोष्ठी। तो कोष्ठी तो यहाँ पे रखनी नहीं है, लेकिन कोष्ठी जैसा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, कि कोई एक जगह होगी जहाँ पे हम गर्म करने के लिए कुछ पात्र रखेंगे। तो कोष्ठी में भी इसी तरह से होता है। जब आप कोष्ठी भी पढ़ेंगे, कूटा कोष्ठी वगैरह यंत्र पढ़ेंगे, तो पता चलेगा। या फिर आप, अगर आपने देखा होगा हमारी कॉलेज में, कॉलेज के राइट साइड में जो कोष्ठी बनाई हुई है ना, जो फर्नेस बनाई हुई है राउंड शेप की, वो भी एक तरह की कोष्ठी या भट्ठी ही है। तो वैसा यहाँ पे नहीं बनाना है, लेकिन उसमें जैसा काम होता है वैसा ही काम यहाँ पे करना है। तो क्या होता है, कोष्ठी में हम एक मूषा यानी कि क्रूसिबल रखते हैं और उसको इंटेंस हीट देते हैं। तो ये जो पात्र है उसके अंदर हमने एक मूषा रख दी है, और कोष्ठी में जैसे मूषा को हीट देते हैं, उसी तरह से यहाँ पे हमें हीट देनी है। लेकिन सिर्फ मूषा नहीं, लेकिन मूषा में और क्या क्या चीजें हैं। तदुपरि यानी कि ये जो घटखरपरम सुविस्तीर्णम है, उसके ऊपर बीड़ मध्यगतम स्थाप्यम सूतः। सूत जो है, सूतः या सूत, ये एक सिनोनिम है पारद का। जब हम पारद प्रकरण पढ़ेंगे तो बहुत सारे सिनोनिम हम देखेंगे। तो एक ये उसका समानार्थी शब्द याद रखिए, मर्क्यूरी या पारद जो है उसको सूत भी कहा जाता है। तो बीड़ मध्यगतम स्थाप्यम सूत, एक जो बिड है उसका लेयर लगा देंगे हम क्रूसिबल यानी कि मूषा के अंदर, और उसके बीच में सूत का यानी कि मर्क्यूरी का स्थापन करेंगे। तो यहाँ पे वही है, मूषा के अंदर हमने एक ये जो ग्रे कलर दिख रहा है वो बिड का लेयर लगा दिया है। बिड क्या है, कल बताया था कि कुछ क्षार द्रव्य, कुछ अम्ल द्रव्य, गंधक एटसेट्रा, कुछ मिनरल्स और कुछ लवण, ऐसी सभी चीजों को मिला के एक पेस्ट बना लेते हैं, और उस पेस्ट जो है उसका लेप लगा देते हैं हम इस कटोरी के, इस मूषा के अंदर के साइड में। तो ये ग्रे कलर जो दिख रहा है आपको कर्सर के साथ, वो है बीड़ का लेप। और उस बीड़ का लेप पूरी कटोरी के अंदर, पूरी मूषा के अंदर के साइड में लगाने के बाद उसके बीच में स्थापन करना है सूत का। सूत यानी कि पारद यानी कि मर्क्यूरी। फिर तीसरी लाइन है, लघु लोह कटोरिकया कृतपटम कृतपटम उत्संधि लेपया आच्छाद्य।
तो जो लोहे की कटोरी है या जो आयरन वेसल है उसको वहां पे रखना है। कृतपटम, कृतपटम से हमें क्या समझना है, ये जो है ना, ये आपको दिख रहा है डार्क ब्राउन कलर, ये है लोहे की कटोरी या थाली या जो भी बोलेंगे, जो लोहे का बर्तन है, आयरन वेसल है। लेकिन कृतपटम यानी कि उसको हम इस तरह से रखेंगे कि इसके ऊपर ये पूरा एक पटल बना दे, एक पट बना दे, पटल यानी कि एक बैरियर बना दे, मतलब कि वो उसको ढक दे। ये जो मूषा है उसको पूरा पूरा ढक देना चाहिए। तो ऐसा तो कैसे होगा, अगर हम उसको सीधा रखेंगे तो वो तो पूरा पूरा ढक नहीं सकता, इसलिए उसको हम उल्टा करके रखते हैं ताकि वो पूरा ढक देगा, आयरन का वेसल जो है वो उसको पूरा पूरा ढक देगा। अभी यहाँ पे तो सिंपल वेसल यूज किया ना, जैसे मिट्टी का कोई भी बर्तन होता है, यहाँ पे भी मिट्टी का कोई भी बर्तन होता है, ये मूषा है इसलिए ये स्पेसिफिकली बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे फिर आयरन का वेसल यूज किया है, क्योंकि मिट्टी का वेसल यूज किया रहेगा तो वो टूट जाएगा, इतनी सारी गर्मी जो ऊपर है वो उसको सहन नहीं हो पाएगी। और हीट का अच्छे से ट्रांसफर करने के लिए भी हमें एक मेटल की जरूरत रहती है, तो आयरन का बर्तन यूज किया है। तो कृतपटम उत्संधि लेप या आच्छाद्य, तो वहां पे संधि लेपन करना है। तो आपको ये जो येलो कलर में पूरा दिख रहा है अंदर और बाहर, या यहाँ पे भी पूरा दिख रहा है, तो उसका हमने संधि लेपन कर दिया। संधि मतलब कि आप रचना शास्त्र में पढ़ चुके हैं, जब कोई भी दो चीजें जुड़ जाती है वहां पे तो उसको संधि बोलते हैं। जैसे कि दो हड्डियों की संधि होती है, दो धमनियों की संधि होती है। यहाँ पे रसशास्त्र में क्या है, दो पात्र की संधि है, एक बर्तन और दूसरे बर्तन, उन दोनों के बीच में संधि है, यानी कि उसको जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ना है, लेपन करके। लेपन मतलब किसका लेपन करते हैं, अगेन हम मिट्टी का लेप करते हैं, कपड़ा और मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी ले लेते हैं, मुल्तानी मिट्टी आप सभी ने देखी होगी। मुल्तानी मिट्टी में पानी डाल के उसको एकदम सेमी सॉलिड पेस्ट जैसा बना देते हैं, और फिर उसमें कपड़ा, जो एक कोई भी एक कपड़ा लेंगे, उसको उस मिट्टी वाला कर देंगे, पूरा मिट्टी का लेप वाला कर देंगे, और इसके ऊपर लगा देंगे, पूरा ही पूरा इसके ऊपर हम लेप कर देंगे, आच्छादन कर देंगे। फिर उसको सूखने देंगे, अच्छे से सूख गया, एकदम टाइट वहां पे फिट हो गया, फिर एक और, फिर से एक बार कपड़े मिट्टी का लेप कर देंगे। इस तरह से 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी भी बार जरूरत पड़े, लेकिन हम अच्छे से उसको पैक हो जाना चाहिए, एयर टाइट बिल्कुल सील कर देना है उसको। तो सील हो जाए उतना हमें लेप लगाना है। तो कृतपटम उत्संध्या, उत्संधि लेप या आच्छाद्य। फिर क्या बताते हैं, पूर्वोक्त घटक पर, पहले जो ये जो घड़े की बात की थी, ये सुविस्तीर्णम वाला, पूर्वोक्त घटक पर मध्य अंगारे ही खदीर कोल भवे ही, तो उसके ऊपर, एक्चुअली यहाँ पे ये जो आयरन का वेसल है ना, ये इस फोटोग्राफ में भी काफी बड़ा बताया हुआ है। अगर हमने इतना छोटा लिया ना, सिर्फ मूछा ढक जाए उतना ही, एक बड़ी सी कटोरी ले ली है ना, तो भी चलेगा। ये इतना बड़ा रखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही है। लेकिन अगर सिर्फ इतना छोटा सा, सिर्फ मूछा ढक जाए उतना रखा, तो भी चल जाता है। और बाकी ये लोहे की कटोरी के ऊपर, और ये बर्तन के अंदर, इसके बाहर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो वहां पे हमें फ्यूल रखना है, हमारा जो कुछ भी ईंधन है, जो फ्यूल है, वो हमें वहां पे रखना है। तो हमारा ईंधन या फ्यूल क्या है, पूर्वोक्त घटक पर मध्य अंगारे ही, अंगार, अंगार यानी कि कोयला। तो कौन सा कोयला रखना है, खदीर कोल भवेही। खदीर यानी कि, खदीर क्या है, आप अष्टांग हृदय में पढ़ चुके हैं ना, आप दिनचर्या में पढ़ चुके हैं। खदीर यानी कि खेर, गुजराती में उसे बोलते हैं खेर, हिंदी में भी बोलते हैं उसे खेर, और संस्कृत में खदीर, तो उसका एक पेड़ होता है। बाद में कोल, कोल जो है वो है बेर है, हिंदी में उसको बेर बोलते हैं, गुजराती में बोर बोलते हैं, जो हम फल खाते हैं बोर, वही है। तो उन दोनों वृक्षों का, खदीर का जो वृक्ष है, कोल का यानी कि बेर का या बोर का जो वृक्ष है, उसकी लकड़ी लेनी है, उस लकड़ी को जला के कोयला बना देना है, और फिर उसका यूज करना है। या डायरेक्टली उस लकड़ी का भी हम जलाने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी को जलाने में उतनी ज्यादा हीट हमें नहीं मिल पाती, कोयले को जलाने में काफी ज्यादा हीट हमें मिल पाती है। तो यहाँ पे हमें उस
पूर्वोक्त घटखर पर मध्य क्या डालना है, अंगारे ही। लेकिन कौन से वाले, खदीर कोल भवे ही। और वही अंगारे वहां पे क्यों हमें यूज करने हैं, उसका भी रीजन है। आप अलग अलग यंत्र, अलग अलग प्रोसीजर्स जो कुछ भी देखेंगे, तो हर एक जगह पे आपको पता चलेगा, वहां पे लिखा हुआ रहेगा कि इसी लकड़ी का आप एज अ फ्यूल यूज कीजिए। कहीं पे लिखा रहेगा कि इसी लकड़ी का आप एक डंडा बना के यूज कीजिए। तो हमें हमारे यहाँ पे कैसा है आयुर्वेद में, रस शास्त्र में और आयुर्वेद में, कि हम जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जो कुछ भी यूज करते हैं ना, उसका पूरा पूरा यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे खदीर और कोल का ही क्यों यूज किया है, जब आप प्रैक्टिकली उसको यूज करेंगे तो पता चलेगा। वो बहुत धीरे धीरे चलता है, और उसके अंदर जो फ्यूलिंग कैपेसिटी होता है बहुत ही ज्यादा होता है। जस्ट अ मिनट। तो ये जो खदीर और बेर की जो लकड़ी होती है, खदीर और कोल की, तो वो जो है ना, वो बहुत धीरे धीरे जलती है। उसके अंदर फ्यूलिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब काफी लंबा समय तक जलेगी और धीरे धीरे जलेगी वो। ऐसा नहीं होगा कागज के जैसा। अगर कागज जलाया तो कैसा जल जाता है, अग्नि दी की तुरंत ही खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता, उससे बहुत ही बढ़िया, दूसरी किसी लकड़ी से भी बहुत ही बढ़िया कैपेसिटी होती है उसकी। हाँ, खदीर और कोल से भी ज्यादा अच्छे लकड़ी होंगी, लेकिन वो फिर क्या होता है, वो बहुत ही महंगी होती है, उसको जलाने के काम में नहीं लेते। इसीलिए हम खदीर और कोल जो है वो इसके लिए श्रेष्ठ विकल्प है हमारे लिए, अंगार के तौर पे या फ्यूल के तौर पे उसको यूज करने के लिए। तो ये तो पूरा हो गया हमारे कच्छप यंत्र का प्रिपरेशन। पहली चार लाइन जो है इस श्लोक के अंदर, वो हमारी कच्छप यंत्र की प्रिपरेशन है कि यंत्र कैसे बनाना, यंत्र कैसे यूज करना, उसके बारे में। तो ये जो यंत्र है, इसकी प्रिपरेशन हमने देख ली, कैसे बनाना है, अग्नि डाल के, अग्नि शुरू करके कैसे उसको यूज कर लेना है। तो इसके अंदर बीड़ का लेयर लगा दिया, बीच में पारद रख दिया, और हमने उसको अग्नि दे दी। जितने दिन या जितने घंटे तक हमें जरूरत है, 12 घंटे, 24 घंटे, या उससे ज्यादा, या 3 घंटे में जो कुछ भी जरूरत है, हमने पारद की क्वांटिटी कितनी ली है, मर्क्यूरी की क्वांटिटी कितनी ली है, उसके ऊपर आधारित है कि हमें अग्नि कितनी देनी है। अगर मर्क्यूरी की क्वांटिटी काफी ज्यादा ली हुई है, तो फिर हमें अग्नि काफी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि उतने सारे पारद को, मर्क्यूरी को हमें इस बीड के साथ प्रोसेस करवाना है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमारा जो काम है इस यंत्र का, कच्छप यंत्र का यूज क्या है ना, कच्छप यंत्र का, तो वो हमने यहाँ पे देखा था। और वही चीज यहाँ पे नीचे की दो लाइन में दी हुई है। तो कच्छप यंत्र स्थितो रसो झरती, झरती यानी कि वो जरण क्षमता युक्त बन जाता है। कैसे, स्वेदन तो मर्दनतः। तो यहाँ पे जो है, स्वेदन तो हो रहा है ऑलरेडी उसका। जब ये इतनी गर्मी यहाँ से ऊपर से दे रहे हैं, इसको सील करके पैक करके काफी सारी हीट दे रहे हैं, क्लोज एनवायरनमेंट में हीट दे रहे हैं, वो बहुत ही जल्दी प्रोसेस हो जाता है। आप लोगों को, आप किचन के अंदर गए रहेंगे, कभी तो खाना बनाया रहेगा, तो आपको पता रहेगा उसमें। समझ लीजिए हम एक चावल पकाते हैं, अगर उसको खुली तपेली में हो, गर्म ने पका लिया है ना, चावल और पानी डाल के भात बना लिया, तो देर लगेगी। अभी खुली तपेली में पकाने के बदले अगर हम उसको प्रेशर कुकर में पकाएंगे, तो काफी जल्दी पक जाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे है, हमने उसको सील कर दिया है और फिर उसको गर्मी दे रहे हैं। नीचे के पानी का क्या उपयोग है, कि ये अगर बहुत ज्यादा गर्म हो गया, तो फिर ये तो लिक्विड में से वेपराइज हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होने देना है, इसलिए हमने नीचे पानी रखा है, ताकि ऊपर से गर्मी मिलती रहे, और जो कुछ भी एक्स्ट्रा गर्मी है वो पानी के अंदर जाती रहेगी। बाकी का पानी जो है वो गर्म होता रहेगा, और एक्स्ट्रा गर्मी जो है वो यहाँ से चली जाएगी। फिर इसका यूज देखते हैं। स्वेदन तो मर्दनतः। तो स्वेदन तो यहाँ पे हो रहा है, हम इतनी सारी ऊपर से गर्मी उसको दे रहे हैं, तो फिर मर्क्यूरी और बिड, इन दोनों का स्वेदन तो हो ही रहा है, इन दोनों का प्रोसेस हो रहा है। मर्क्यूरी जो है वो ये पूरे बिड के पेस्ट को अपने अंदर समा लेता है, और मर्क्यूरी के खुद के गुण जो है वो कुछ चेंज हो जाता है, गुण चेंज हो जाता है, इन द सेंस कि उसमें कुछ गुणों की वृद्धि होती है। बिड के जो गुण है वो मर्क्यूरी के अंदर आ जाता है।
बीड़ के अंदर जितने भी गुण है ना, क्षार है तो क्षार के गुण, अम्ल है तो अम्ल के गुण, गंधक आदि पदार्थ है तो उनके गुण, बाद में ये लवण है तो उसके गुण, वो सभी गुण जो है वो मर्क्यूरी के अंदर आ जाते हैं और मर्क्यूरी गुणवान बन जाता है। कैसी प्रॉपर्टीज उसके अंदर आ जाती है कि वो ये रसो, रस यानी कि पारद यानी कि मर्क्यूरी, रसो झरती, झरती किसको झरती, ये सर्व सत्वानी, सभी सर्व सत्वों को झरण यानी कि उसको पचा लेता है। हमने कल उदाहरण देखा था कि मनुष्य या गाय अगर कुछ भी खाना खाता है बाद में उसको पाचन कर लेता है तो क्या बोलते हैं हम उसका, जीर्ण ये हो गया है। और आप रोग निदान में भी पढ़ते हैं ना, अभी तो सेकंड ईयर में आ गए, रोग निदान में पढ़ते होंगे कि अगर पाचन ठीक से होता है तो सही है, लेकिन अगर पाचन ठीक से नहीं होता तो उस व्याधि को क्या बोलते हैं, अजीर्ण। अजीर्ण ये व्याधि आप शायद पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे आगे। तो जरण यानी कि जीर्ण अच्छे से होना चाहिए, हमने जो कुछ भी खाया है वो, अगर सही तरीके से नहीं खाया तो फिर वो अजीर्ण कहलाएगा। तो ये जो स्वेदन करेंगे और बाद में इसको मर्दन भी करना है, मतलब कैसे है कि ये कच्छप यंत्र का पूरा प्रोसेस हो गया, सारे अंगारे जल गए, अच्छे से स्वेदन हो गया, ये पूरा प्रोसेस हो गया, बाद में हम इसको निकाल लेंगे ना, खोल लेंगे, अंगार की सारी राख को निकाल लेंगे, लोहे की कटोरी को, ये सील को खोल के बाहर निकालेंगे, और हमारी ये जो मूषा है इस मूषा को भी हम बाहर निकालेंगे। अभी इस मूषा को बाहर निकाल के क्या करना है, ये मर्क्यूरी और बिड इसका जो कुछ भी मिक्सचर हो गया है, तो उस मिक्सचर को हमें, वैसे स्वेदन होने से वो काफी अच्छा प्रोसेस होके मिक्स हो गया है, लेकिन उसको और अच्छे से मिक्स कर देना है। तो और अच्छे से मिक्स करने के लिए क्या करना है, सिंपली हमारा ये जो खल्व यंत्र है उसके अंदर लेके हम उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो खल्व यंत्र में वो जो बिड और मर्क्यूरी मिक्स हुआ है, प्रोसेस हुआ है, इंटरचेंज इंटर रिलेशन प्रोसेस हुआ है, उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो स्वेदन किया हुआ मर्क्यूरी का मर्दन करना है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है स्वेदन तो मर्दनतः। तो कच्छप यंत्र में स्वेदन किया हुआ और बाद में उसका मर्दन भी कर लेंगे, तो बहुत ही अच्छे से मर्क्यूरी और बीड जो है वो प्रोसेस हो जाएंगे, और उसमें कैपेसिटी आ जाएगी झरण करने की, झरण करने की यानी कि मर्क्यूरी के साथ ये जो सभी सत्व है उसको पचाने की। और वो कैसे पचा देगा, कैसे द्रवीभूत द्रवंती कर देगा, अग्नि बलेन ईव, यहाँ पे लिखा है अग्नि बलेन ईव, सिर्फ अग्नि बल से ही वो उसको प्रोसेस कर लेगा सभी सत्वों को। तो यहाँ पे हम आते हैं वापिस, धारण हो जाएगा, गर्भद्रुति हो जाएगी, किसका, सभी सत्वों का। तो जब हमें, हमारे पास अष्ट संस्कारित 8 संस्कार किया हुआ पारद या मर्क्यूरी होता है, तो उसमें क्या होता है, हमें अभ्रक सत्व, माक्षिक सत्व, ऐसे सत्व कुछ मिलाने होते हैं। अभ्रक सत्व मतलब कि आयरन, माक्षिक सत्व मतलब कि आयरन एंड कॉपर। तो वो जो है उसके अंदर हमें मिलाने होते हैं। अगर हम उसको ये कच्छप यंत्र वाला प्रोसेस नहीं करते, सिर्फ वो खल्व यंत्र के अंदर ही मिक्स ही करते रहते हैं, है ना, ट्रिचुरेट या ग्राइंडिंग ही करते रहते हैं खल्व यंत्र के अंदर, सिर्फ उतना ही करते रहते हैं, तो उसको बहुत 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 समय लगता है, वो नहीं होता, 1 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में भी नहीं होता वो मिक्स। इसीलिए क्या करते हैं हम, ये कच्छप यंत्र वाला प्रोसेस करते हैं। और एक कच्छप यंत्र के जैसे दूसरे भी यंत्र होते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक होता है सोमानल यंत्र, सोम अनल यानी कि सोमानल यंत्र, उसमें भी इसी के जैसे प्रोसेस कर सकता है यंत्र, बस थोड़ा सा अलग है। तो बेसिकली क्या करना है, पारद और बिड इनका मिश्रण कर देना है, तो बिड की जितनी क्वालिटीज है वो पारद में आ जाएगी। अभी क्षार की क्या क्या क्वालिटीज है, अम्ल की यानी कि एसिड की क्या क्या क्वालिटीज है, बाद में गंधक एटसेट्रा की क्या है ना, लवण की क्या क्वालिटीज है, वो हम आगे आगे सीखेंगे। और क्षार की क्वालिटीज तो आज ही सीखेंगे, आज भी वो क्षार कल्पना वाला में थोड़ा सीखना है ना। तो ये क्वालिटीज ऐसी आ जाएगी कि इन सभी सत्व को मर्क्यूरी के अंदर मिक्स होके, मतलब कि मर्क्यूरी आयरन का एमालगम बन के या मर्क्यूरी आयरन कॉपर का एमालगम बन के वो फिर से सॉलिडिफाई भी नहीं होगा, उसकी गर्भद्रुति हो जाएगी। मर्क्यूरी के गर्भ में यानी कि मर्क्यूरी के अंदर रहते हुए ही वो द्रुत हो जाएंगे, द्रुत यानी कि लिक्विफाई हो जाएंगे। तो मर्क्यूरी तो ठीक है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, लेकिन ये आयरन तो कभी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं होता, 3000 डिग्री सेल्सियस गर्म करना पड़ता है। ये आयरन और कॉपर जो है उसको भी बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ता है, तब जाके वो लिक्विफाई होता है, वरना तो वो सॉलिड ही रहता है रूम टेम्परेचर पे।
तो मर्क्यूरी के अंदर इतनी क्वालिटीज, इसकी प्रॉपर्टीज इतनी आ जाती है कि मर्क्यूरी के अंदर रख के, यानी कि मर्क्यूरी का एमालगम बना के, मर्क्यूरी आयरन कॉपर का एमालगम बना के वो गर्भद्रुति हो जाती है। मर्क्यूरी की अंदर ही रहते हुए एमालगम के स्वरूप में ही वो लिक्विड स्टेट में ही रहते हैं। तो ऐसी जो द्रुति बनाना है वो भी कोई आसान काम नहीं है, काफी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है ये द्रुति बनाने के लिए। सबसे इजी द्रुति होती है गंधक की द्रुति। तो गंधक यानी कि सल्फर को लिक्विफाई करना। तो वो तो हम सेकंड ईयर में आपको प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। लेकिन ये आयरन की या फिर ये मार्कशीट की वो जो द्रुति है वो काफी डिफिकल्ट होती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो जब आप यहाँ पे आएंगे तब हम उसका प्रैक्टिकल भी करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से मर्क्यूरी जो है वो 8वें संस्कार के बाद, ये 9वें 10वें 11वें संस्कार में उसके साथ मिक्स हो जाएगा, अभ्रक और मक्स के सत्व के साथ। उसका जरण यानी कि उसको पाचन पचा लेगा, उसकी वृद्धि भी हो जाएगी। और उसके बाद क्या करना है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, मर्क्यूरी के इतने सारे संस्कार क्यों कर रहे हैं, ये मर्क्यूरी के साथ एमालगम क्यों बनाना है, ये गर्भद्रुति क्यों करनी है? क्योंकि आगे जाके हमें अचीव करना है 18वां संस्कार। 18 संस्कार अचीव करेंगे उसके बाद ही उसको हम शरीर के अंदर ले पाएंगे। हमें मर्क्यूरी का उपयोग क्या करना है, दवाई के तौर पे उपयोग करना है। तो दवाई के तौर पे ऐसे ही मर्क्यूरी का उपयोग नहीं कर सकते, वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। मर्क्यूरी जो है, पारद जो है, वो एक जहरीला पदार्थ है। तो उसको शरीर के अंदर लेने जैसा योग्य तो बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये सारी प्रोसेसेस है। और मर्क्यूरी को शरीर के अंदर दवाई के रूप में लेना है, सिर्फ उतना ही नहीं है, दवाई के रूप में लेने के बाद असर करना चाहिए। वो किस तरह की असर, कि हमें बहुत सारी ऊर्जा दे। हम इतना खाना खाते हैं, बाद में उसको पचाते हैं, तब जाके हमें ऊर्जा मिलती है और हमारा जो है जीवन निर्वाह या हमारे जीवन यापन कर्म होते हैं। लेकिन बुढ़ापे में ये चीजें नहीं होती, वृद्धावस्था में ये चीजें नहीं होती अच्छे से। भूख भी कम लगती है, खाना भी कम पचता है, शरीर की धातुएं भी क्षीण होती जाती है। बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत है, तभी जाके यौवनावस्था वापस आएगी। तो यहाँ पे वही काम होता है, मर्क्यूरी जो है उसको हम इतना सारा ऊर्जावान बना देते हैं। जैसे कि ये अभ्रक सत्व यानी कि आयरन, वार्षिक सत्व यानी कि आयरन कॉपर, इसका गर्भद्रुति हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो मास टू एनर्जी कन्वर्जन हो जाता है। तो यहाँ पे जो आयरन का या कॉपर का जो कुछ भी मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो एनर्जी जो है वो मर्क्यूरी के अंदर ही रहती है। तो ऐसे ऊर्जावान मर्क्यूरी, ऐसे एनर्जेटिक मर्क्यूरी का हम दवाई के तौर पे उपयोग करेंगे, और वही ऊर्जा जो है हमारे शरीर में मिलेगी। और उसी ऊर्जा से हम हमारी रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र धातुएं जो है उसको फिर से पूरी पूरी पोषित कर देंगे और वृद्धावस्था को दूर करेंगे। तो ये है हमारा अल्टीमेट एम, जो हमने सबसे पहले ही सीखा था रसशास्त्र के इंट्रोडक्शन में या रसेश्वर दर्शन में वगैरह जहाँ पे सीखा था। उसी को करने के लिए ये सारी प्रोसेस है। तो ये था कच्छप यंत्र के बारे में। और फिर भी शायद जारण गर्भद्रुति सत्वपातन वगैरह आपको कुछ ज्यादा समझ ना आया हो, तो हम उसको आगे और भी सीखने ही वाले हैं। फिर ये जो है, इसके बाद हम वो क्षार बनाने का प्रैक्टिकल के बारे में बताया था, है ना। तो कुछ 5 वनस्पतियों के बारे में भी मैंने आपको बताया था। अप्रोक्सीमेटली 8 या 10 स्टूडेंट ने ये वनस्पति कलेक्शन करना स्टार्ट किया है या कर ली है। तो और सुखाने का प्रोसेस, ड्राई करने के लिए धूप में रख रहे होंगे। बाकी के सभी स्टूडेंट भी ये प्रैक्टिकल शुरू करिए। आपको करना क्या है, सिर्फ वो वनस्पति लेके आनी है और धूप में रखनी है, उतना ही है। कुछ ज्यादा बहुत बड़ा काम है नहीं, बहुत ही इजी प्रैक्टिकल है, इसीलिए ये आपको मैं दे रहा हूँ। तो आगे जो है क्षार कल्पना थियोरेटिकली तो हम पढ़ेंगे ही, जब हम ये वैशिष्ट्य कल्पना पढ़ेंगे उस समय पे। लेकिन आज जो है उस क्षार के बारे में, क्षार कैसे निकालते हैं उसके बारे में मैं एक आपको 5 मिनट तक बताऊंगा। और उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है वो देखेंगे। तो वैसे तो जब हम भैषज्य कल्पना पढ़ेंगे तो उस समय पे ये पूरा चैप्टर ही आएगा कि क्षार कल्पना, क्षार कैसे बनाने हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के क्षार, और क्षार सूत्र कैसे बनाने हैं। आज के समय में तो ये काफी न्यूज में चल रहा है, फेमस हो रहा है ना, कि जो शल्य विधि है उनको सर्जरी का प्रोसीजर दिया है, सर्जरी का जो है अधिकार दिया है गवर्नमेंट ने। तो उसके पहले तो वो क्षार सूत्र एटसेट्रा प्रोसीजर
करते थे, और ये तो बहुत ही फेमस प्रोसीजर है क्षार सूत्र। एलोपैथिक सर्जन जो होते हैं, जो एनोरेक्टल सर्जरीज करते हैं, तो उसमें मॉडर्न टेक्निक्स यूज करने के बदले वो क्षार सूत्र यूज करते हैं। वो लोग अपनी एडवर्टाइज जब करते हैं ना, जो एलोपैथिक सर्जन होते हैं, तो वो भी लिखते हैं कि एक एक्सपर्ट इन क्षार सूत्र, एलोपैथिक सर्जन ऐसा लिखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एकदम क्या बोलते हैं उसको, निबड़ी हुई प्रोसीजर है, कि ये जो है अपने रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छे देती है। मॉडर्न जो सर्जरीज होती है उससे भी अच्छे रिजल्ट्स देती है वो, प्रॉपर्टीज होती है क्षार में, क्षार सूत्र में। तो फिर क्षार सूत्र तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज क्षार के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो वैसे आपने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के आखिरी कुछ चैप्टर से वहां पे भी इसके बारे में पढ़ा होगा, क्षार के बारे में, है ना। उस अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में आई थिंक 23rd या ऐसे कुछ तो चैप्टर में आता है ये। तो क्षार किसको बोलते हैं? तत्र क्षरणात क्षणनात वा, जो क्षरण या क्षणन करे, यानी कि जो स्क्रेप अवे करे। अगर किसी चीज को हमें खुरच खुरच के निकाल देना है, तो उसको बोलते हैं क्षरण या क्षणन कर्म। ऐसा कर्म करने की प्रॉपर्टी जिसमें होती है, उसको बोलते हैं क्षार। हमारे शरीर में ऐसा कहाँ पे करना होता है? हम रस या रक्त को तो ऐसे खुरच के बाहर नहीं निकाल सकते, मेद को, अस्थि को ऐसे खुरच के बाहर नहीं निकालना चाहिए, निकाल सकते हैं लेकिन नहीं निकालना चाहिए। लेकिन जो मांस धातु है हमारे शरीर की, उसका अगर कुछ दूषित भाग है, दुष्ट मांस धातु है, या गुल्म, गुल्म यानी कि कोई गांठ हुई है हमारे शरीर के अंदर, तो उसको हमें डेफिनेटली वहां से निकाल देना चाहिए। तो इसके लिए हम क्षार का उपयोग करते हैं। फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है कि वो कटु रस, लवण रस प्रधान होते हैं, वो शीतल स्पर्श उन जिह्वा होते हैं, जीभ के ऊपर रखने पे उसे थोड़ा ठंडा महसूस होता है। विस्र गंधी होते हैं, विस्र यानी कि कैडेवरिक स्मेल। अगर कोई कोई एक सजीव है, कोई कुत्ता है या मनुष्य है या कुछ भी है, अगर वो मर गया है, तो उसके बाद उसकी कैडेवरिक स्मेल, वो जो मरने के बाद जब वो सड़ जाता है, तो कैसी खराब स्मेल आती है। ऐसी स्मेल, एक बहुत ही थोड़ी सी लेकिन ऐसी स्मेल क्षार में से आती है। और ये जो है काष्ठ द्रव्य में से और खनिज द्रव्य में से, दोनों में से हमें मिलते हैं। तो फिलहाल तो मैंने खनिज द्रव्य का कोई भी आपको प्रैक्टिकल करने के लिए दिया नहीं है, सिर्फ काष्ठ द्रव्य यानी कि सिर्फ वनस्पति के बारे में ही दिया है। उनको बर्न आउट करके, उनको जला के हम उसमें से क्षार निकालते हैं। तो आज पूरी प्रोसीजर जो है मैं आपको बताऊंगा। हाँ, पहले ये क्षार वृक्ष के बारे में है। तो वैसे मैंने तो आपको सिर्फ 5 ही वृक्ष के नाम बताए थे, और भी बहुत ज्यादा यहाँ पे है, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कि कौन कौन से वृक्ष आपको दिख रहे हैं, इसमें से कौन से आप पहचानते हैं। जैसे कि ये कदली यानी कि केला आप पहचानते हैं, है ना। अर्क यानी कि आंकड़ो, तो ये भी आप पहचानते होंगे। बिल्व यानी कि बेल, ये भी आप पहचानते होंगे। और ऐसे कुछ कुछ वृक्ष है जिसको आप शायद हमारे घर के आसपास हमेशा ही होते ही है। तो ऐसे बहुत सारे वृक्ष है। ये पलाश है ना, खाखरो या केसुड़ो, पलास मतलब ढाक या टेसू। तो ऐसे बहुत सारे वृक्ष है जिसको आप पहचानते होंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन श्लोक अभी नहीं देखते हम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे ही जाते हैं। तो जो क्षार युक्त वनस्पति होती है, ऐसी वनस्पति हमें पहले आइडेंटिफाई करनी है जिसमें से हमें क्षार मिलेगा। हम किसी का भी क्षार नहीं निकाल सकते ना। मैं बोलूं नहीं मुझे तो तुलसी का क्षार निकालना है, तो कुछ नहीं मिलेगा उसमें, उतनी ज्यादा मात्रा में क्षार होता ही नहीं है। तो उसको पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन सी वनस्पति में से क्षार निकालना है। तो उसको कट इनटू पीसीज एंड ड्राई देम कंप्लीटली। यही चीजें यहाँ पे भी है। क्षार वृक्षस्य काष्ठानी, क्षार वृक्ष का जो काष्ठ यानी कि उसकी जो लकड़ी है, उसको लेना है शुष्क, शुष्काणी, पूरा पूरा सुखा देना है। अग्नो प्रदीपयेत, बाद में उसको जला देना है। तो यहाँ पे है, उनको एक पूरा पूरा सुखा देना है। फिर उनको एक लोहे के बड़े बर्तन में लेके, निर्वात प्लेस जहाँ पे बहुत पवन, बहुत हवा नहीं चल रही है, वहां पे उसको लेके जला देना है। बर्न देम ऑल, पूरा पूरा जला देना है। एंड मेक एश आउट ऑफ देम, उसकी पूरी राख बना देनी है। मतलब कि क्षार युक्त वनस्पति लेके, गीला तो जला नहीं सकते, ये पूरा पूरा सुखा के पहले धूप में रखेंगे कुछ दिनों तक। फिर उसको, वो सूख जाएगा, तो उसको जला देंगे, उसकी राख बना देंगे। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमें उसमें से अगर क्षार चाहिए, अगर हमें उसमें से क्षार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो क्षार के अलावा जितनी भी चीजें हैं उसको हम उसमें से दूर कर रहे हैं।
यानी कि अगर हम उसको जला देंगे तो क्षार जो है ना वो सिंपली जल नहीं जाता। क्षार को अगर हमें लिक्विफाई करना है या कुछ और प्रोसीजर करना है, उसको चेंज करना है, तो बहुत 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 ही ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, या टेम्परेचर के से भी बेहतर है उसमें एसिड डालने की जरूरत पड़ती है, तो उसका जो ये रचना है, क्षार की रचना, वो चेंज हो जाती है। लेकिन हमें क्षार को खराब नहीं करना है, क्षार तो हमें चाहिए। क्षार के अलावा दूसरी जितनी भी चीजें हैं वो हमें नहीं चाहिए उसके अंदर से, तो उसको जला देंगे। जला देंगे तो वो राख बन जाएगी। लेकिन हमें पता है कि क्षार नहीं जलने वाला। उसके अंदर क्षार का जितना भी ग्राम है, समझ लीजिए आपने 10 किलोग्राम अपामार्ग को ले लिया है, तो उसको जला देंगे तो उसकी राख हमें 1 किलोग्राम मिल जाएगी। 9 किलोग्राम क्या होगा, वो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा। ऑर्गेनिक मटेरियल जितना भी है वो जल जाएगा और राख मिल जाएगी। लेकिन उसके अंदर जो अल्कली मटेरियल है वो नहीं जलेगा उसके अंदर, क्योंकि वो तो इतने कम टेम्परेचर पे, 800 1000 डिग्री पे नहीं जलता वो। तो उसकी राख बन जाएगी। उसकी राख के अंदर क्षार होगा और कुछ कार्बन मटेरियल भी होगा जो ब्लैक कलर का होगा। राख जो है वो अक्सर ब्लैक कलर की होती है। तो जब ये द्रव्यों की राख या ऐश बन गई है, तो उसको 4 गुना से 6 गुना पानी में हम उसको घोल देंगे। यही लिखा है, नित्वा तद भस्वम। उसकी जो भस्म है, मतलब उसकी जो राख है, मृत पात्रे, मिट्टी के बर्तन में, क्षिप्त्वा, उसके अंदर डाल देना है। नीरे चतुर्गुणे, उसको 4 गुने पानी के अंदर डाल देना है। तो एक मिट्टी का बर्तन लेंगे, उसमें हमारा, समझ लीजिए हमारी राख 1 किलोग्राम हमें मिली है, तो हम 4 किलोग्राम पानी ले लेंगे, या 4 या 6 लीटर पानी ले लेंगे, और उसके अंदर हमारी राख डाल देंगे। ये जो क्षार वृक्ष की राख है वो डाल देंगे। विमर्ध्य धारयेत रात्रो, उसको ऐसे ही रहने देंगे 1 रात तक। तो यहाँ पे है, कीप द वेसल अनडिस्टर्ब्ड फॉर ओवरनाइट और एटलीस्ट 4 आवर्स। उसको रात भर, मतलब कि 24 घंटे तक उसको बिना डिस्टर्ब किए ऐसे ही रहने देंगे, या फिर एटलीस्ट 4 घंटे तक उसको रहने देंगे। और उससे पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्रातः अच्छम जलम नयेत। तो क्या होगा यहाँ पे, राख जो है वो पानी से भारी होती है। जो कोई भी राख है वो शुरू में तो वो पानी के ऊपर तैरेगी, है ना। आप जब पानी के अंदर डालेंगे वो राख, तो वो पानी के ऊपर तैरेगी। लेकिन बाद में वो धीरे 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 करके सेडिमेंट हो जाएगी, पानी के तल में जाके बैठ जाएगी। तो उसमें कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ उसको रहने देना है, तो ऑटोमेटिक वो प्रोसेस होता है। क्या होता है, उसको बोलते हैं जल निमज्जन। जल निमज्जन यानी कि पानी के तल में जाके बैठ जाना। तो राख जो है पानी के तल में जाके बैठ जाएगी। और क्षार, क्षार पानी के तल में जाके नहीं बैठ जाएगा। क्षार जो है वो तो वाटर सोल्यूबल होता है, इसलिए वो पानी के अंदर घुल जाएगा। तो क्षार और राख, उसको राख के कार्बन पार्टिकल्स और अल्कली क्षार पार्टिकल्स, इन दोनों को अलग करना है। तो यहाँ पे होगा क्या, जो कार्बन पार्टिकल्स है, जो काले रंग की राख है, वो पानी के तल में जाके बैठ जाएगी। और जो अल्कली या क्षार पार्टिकल्स वो पानी में घुल जाएंगे। तो बाद में क्या करना है, तन्नीरम क्वाथयेद वहनो, बाद में उसको गर्म करना है। पहले उसको छान लेंगे एक बार। तो वो यहाँ पे, अगर उसको हम ऊपर ऊपर का जो पार्ट है उसको कलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, पहले अगर हमने उस राख को तल में जाके बैठ दी, दूसरे दिन सुबह जाके हमने देखा, तो बर्तन के एकदम नीचे में आपको सारी राख या कार्बन काला पार्टिकल चिपका हुआ मिलेगा। और पानी जो है वो क्षार युक्त पानी, लेकिन वो पानी अ, हो सकता है कि थोड़ा मैला हो। तो क्या करेंगे, उसको एक सूती कपड़े से, हम एक कॉटन क्लॉथ से उसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि अभी भी वो जो पानी है वो हमें थोड़ा मैला ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे इसलिए क्या बताया है कि ये जो फिल्टरिंग प्रोसेस है और फिर से उसको 24 घंटे रखने वाली प्रोसेस है, रिपीटेड 21 टाइम्स। तो 21 बार में तो वो हो ही जाता है, लेकिन हर बार 21 21 टाइम्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। और बहुत बार 4 6 7 बार 8 बार में ही फिल्टर हो जाता है। और जो ऐश पार्ट है, जो कार्बन का या काला भाग है, वो पूरा निकल जाता है। हमें क्लियर वाटर मिलता है, एकदम ट्रांसपेरेंट वाटर मिलता है। हाँ, उसके अंदर क्षार घुला हुआ रहेगा, अल्कली पार्ट जो है वो उसके अंदर डिजोल्व रहेगा। तो इस तरह से है, जो क्षार डिजोल्व है, ऐसा क्लियर वाटर हमें ऐश लेस, यानी कि बिल्कुल भी काला ना हो, ऐसा क्लियर वाटर मिलेगा। फिर तो बहुत इजी है।
क्षार युक्त पानी मिल गया है और कुछ नहीं है, सिर्फ क्षार युक्त पानी है, तो पानी को जला देंगे और क्षार मिल जाएगा हमें, है ना। क्षार तो जलने वाला नहीं है, क्षार की प्रॉपर्टी है वो कम टेम्परेचर पे नहीं जलता। तो क्या करते हैं, तन नीरम क्वाथयेत, उस नीर को क्वाथ बनाना यानी कि उसको जला देना है। यावत सर्वम विशुष्यति, जब तक पूरा पूरा पानी उड़ जाए तब तक, सब कुछ सूख जाए तब तक। ततः पात्रात समुल्लिख्यम, उस पात्र में से समुल्लिख्यम खुरच खुरच के निकाल देना है। क्या, क्षार ग्राह्य शीत प्रभ, सफेद रंग का या सफेदी लिए हुए रंग का हमें क्षार मिलेगा। तो बाद में उसको या तो हम अग्नि पे गर्म कर देते हैं गैस पे रख के, अगर हमें कोई जल्दी नहीं है तो हम उसको धूप में रख देते हैं, तो धूप में भी सारा पानी उड़ जाएगा और बर्तन के जो तल है उसके अंदर हमें सफेद रंग का या मैले सफेद रंग का क्षार मिलेगा। सभी तरह के क्षार जो है वो प्रोबेबली मैले सफेद रंग के, ग्रेइश व्हाइट या येलोइश व्हाइट, इसी तरह के क्षार हमें मिलते हैं। तो उसको वो भी वहां पे बर्तन पे चिपका हुआ रहेगा। तो क्या करना है, उसको स्क्रैप विथ नाइफ, हमें चाकू से खुरच खुरच के निकाल लेना है और फिर उसको हम खरल में पाउडर बना देंगे। तो ये है क्षार प्रिपरेशन का मेथड। और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन वो तो अभी आपके लिए जरूरी नहीं है। तो आज इतना ही रखते हैं। तो हमने आज क्या देखा, कच्छप यंत्र जो है उसका यूज और उसका श्लोक और क्षार की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आप सभी जो है चैट में अपनी अटेंडेंस भेज दीजिए और अटेंडेंस भेजने के बाद ही आप लीव करिए।